हेलो स्टूडेंट्स। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम लोग लास्ट लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में है, दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हमारा लास्ट लाइफ प्रोसेस है एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन ये पिक्चर देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। किडनी किडनी क्या काम करता है, हमारे बॉडी से वेस्ट रिमूव करता है। तो एक्सक्रीशन का एक्चुअली मीनिंग तो यही है कि टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट और वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नॉन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो जिस तरह से खाना खाना ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है और एनर्जी मिलना ज़रूरी है ब्लड के द्वारा, उसी तरह जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे बॉडी में हैं उसका टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर रिमूवल होना भी ज़रूरी है। और वो जो होता है एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू ही होता है। और इस प्रोसेस से गंदगी बॉडी के बाहर जाती है और हमारा बॉडी हेल्दी रहता है, फिट रहता है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन हमारा लास्ट टॉपिक है इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर का। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले एक्सक्रीशन है क्या? टू रिमूव वेस्ट मटेरियल, टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी, है ना। ये आप छोटे क्लासेस में भी पढ़े होंगे, अलग अलग एक डेफिनेशन होंगे। कहीं लिखा रहता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज नॉन एज एक्सक्रीशन, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। तो किसी भी बॉडी से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी में वेस्ट क्रिएट होता है या वेस्ट इकट्ठा होता है, तो उस वेस्ट को रिमूव करना ज़रूरी है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। ठीक, तो वेस्ट का रिमूवल ज़रूरी है। अगर वेस्ट ज़्यादा देर तक रहेगा तो फिर वो बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो है बीमार हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को ये ज़रूरी है कि वेस्ट का रिमूवल हमारे बॉडी में सही से हो। और वेस्ट के रिमूवल के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, किसी किसी में ऑर्गन भी नहीं होते हैं, है ना। जैसे अगर छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करें, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रोस्कोपिक बोल सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन। ठीक है, वो तो सिंगल सेल के या बहुत छोटे होते हैं, तो उनमें कोई स्पेशल ऑर्गन तो होता नहीं कि जिसके द्वारा वो एक्सक्रीशन करें और वेस्ट को रिमूव करें। तो उनमें सिंपल क्या मैकेनिज्म होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। जैसा कि हम लोग बाकी टॉपिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि इनमें डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही वेस्ट रिमूव होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन बहुत ही बड़ा फैक्टर है छोटे ऑर्गेनिज्म में या सिंपल ऑर्गेनिज्म में जिनमें बॉडी ऑर्गन की कमी है या बॉडी ऑर्गन नहीं है किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो वहाँ पे डिफ्यूजन ही एक तरह का ये सारा फंक्शन करता है। चाहे वो फूड लेना हो अंदर तो डिफ्यूजन होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, और गंदगी को या वेस्ट को बाहर निकालना है तो डिफ्यूजन होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो डिफ्यूजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लोअर ऑर्गेनिज्म में या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में। लेकिन जो एडवांस है, बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, उनके पार्ट एक स्पेसिफिकली एक एक ऑर्गन बना रहता है। जैसे हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं, है ना, तो ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी कि हार्ट, और एक्सक्रीटरी सिस्टम है यानी हमारा किडनी, और उससे अटैच जो भी स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये पार्टिकुलर ऑर्गन जो है एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जो लाइफ प्रोसेस है वो ईजिली हो, जबकि छोटे ऑर्गेनिज्म में थोड़ा सा वो टिपिकल रहता है और सिंपल मैकेनिज्म से होता है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन हम लोग जब बड़े ऑर्गन, बड़े बॉडी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो ऑर्गन होते हैं वो भी बड़े होते हैं, उनमें बहुत सारे थाउजेंड, मिलियंस और बिलियंस में सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, और उसमें बहुत सारा मैकेनिज्म रहता है, यानी बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं, तब जाकर वो पूरा जो ये प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, सर्कुलेशन हो या एक्सक्रीशन हो। ठीक, तो लोअर ऑर्गेनिज्म में सिंपल मैकेनिज्म होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा वो चीज़ों को रिमूव करते हैं अपने बॉडी से। और प्लांट्स में अभी हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले एनिमल का देख लेते हैं। तो एनिमल में छोटे ऑर्गेनिज्म नाम लोग समझ लिए, कुछ एनिमल का नाम देख लेते हैं।
जैसे कि फिश फिश जो है, नहीं इससे भी छोटा पहले ले लेते हैं, अमीबा। अमीबा अमीबा एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक सेल होता है, इसके अंदर सारे सेल के ऑर्गेनल होंगे जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं। एक एनिमल है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट निकला, बाकी ऑर्गेनल तो होंगे ही। तो उसी में एक ऑर्गेनल होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, अमीबा के अंदर से जो वेस्ट क्रिएट होता है उसको बाहर की तरफ रिमूव करता है ना। तो वेस्ट रिमूवल का यह काम करता है, वेस्ट रिमूवल, है ना। तो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कंपैरेटिवली, एग्जैक्टली तो सेम नहीं रहेगा, लेकिन कह सकते हैं कि जैसे हमारा किडनी गंदगी को बाहर कर रहा है, वेस्ट को बाहर कर रहा है, उसी तरह से अमीबा में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नाम का एक छोटा सा ऑर्गेनल होता है, उसके अंदर जो वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है कि जैसे मान लीजिए ये अमीबा है और ये हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसमें वेस्ट क्रिएट है। तो अमीबा ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आ जाएगा एकदम लास्ट में, एंड पर आएगा, यानी सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा और सारे वेस्ट को यहाँ पे रिमूव कर देगा, ठीक है। और वापस फिर और वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए पूरे साइटोप्लाज्म में घूमने लगेगा। तो इस तरह से सिंपल मैकेनिज्म होता है। यहाँ भी डिफ्यूजन मैकेनिज्म या डिफ्यूजन प्रोसेस तो इन्वॉल्व होता ही है, ठीक है। अब इससे थोड़े बड़े एनिमल की बात की जाए, अमीबा के ऊपर चला जाए, तो अमीबा से बड़े यानी बहुत बड़े एनिमल की बात की जाए, फिश जैसे, फिश तो अमीबा से कई लाखों गुना बड़ा है। तो फिश में जो वेस्ट रिमूवल होता है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन होते हैं, और ये वेस्ट किस रूप में निकालता है, अमोनिया के रूप में, जिसका केमिकल फार्मूला NH3 होता है, ठीक है। तो अधिकतर जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, अधिकतर बोला जा रहा है, सभी नहीं, मैक्सिमम या मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो फिश हो गया या बहुत सारे पानी में रहने वाले जीव जंतु जो हैं, या मतलब पौधे की बात नहीं हो रही, केवल एनिमल की, तो वो अमोनिया निकालते हैं। अमोनिया उनका बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। दूसरे आते हैं फिश के बाद रेप्टाइल्स या फिर ले लेते हैं बर्ड्स, ठीक है। तो ये क्या रिमूव करते हैं, यूरिक एसिड। कुछ बर्ड्स और कुछ रेप्टाइल्स जो हैं, सभी नहीं, कुछ की बात की जा रही है इसमें, मतलब बहुत सारे बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो है यूरिक एसिड निकालते हैं। ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड, है ना, यानी लिक्विड भी उसी में रहेगा और सॉलिड भी। ये नहीं कि वो लिक्विड वेस्ट अलग निकालेंगे यूरिन की तरह और सॉलिड वेस्ट अलग, ऐसा नहीं होता है। वो दोनों कंबाइंड फॉर्म में निकालते हैं, जिसको यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और यूरिक एसिड जो है इनके बॉडी का एक वेस्ट है जो टाइम टू टाइम ये रिमूव करते रहते हैं। उसके बाद और बड़े ऑर्गेनिज्म पे आते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस या मैमल्स मतलब शेर, चीता, हाथी, भालू या गाय, भैंस, ये सारे के सारे क्या हैं, मैमल्स हैं। तो इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट होता है वो क्या होता है, यूरिया। तो यूरिया हमारे यूरिन के थ्रू, हमारे पेशाब के थ्रू ये निकलता है, ठीक है। तो यूरिया हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है और एक वेस्ट प्रोडक्ट है, और ये हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट होता है, बाहर निकलता है। अगर ये ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो हमारे किडनी को हार्म कर सकता है और बुरी तरह डैमेज कर सकता है, ठीक। यूरिया का फार्मूला लिखना रहे तो लिख सकते हैं हम लोग, के भी छोटा फार्मूला है यूरिक एसिड का, अभी फिलहाल मुझे याद नहीं। तो ये हमारा हो गया यूरिया का फार्मूला, ठीक, NH2CONH2। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मैकेनिज्म होता है वेस्ट को रिमूव करने का। सब में एक ही तरह से वेस्ट नहीं रिमूव होता है। अधिकतर छोटे ऑर्गेनिज्म में सिंपल प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, जिसके द्वारा वो अपने सेल मेम्ब्रेन या अपने बॉडी के सरफेस से चीज़ों को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं या लेते हैं, ठीक।
और छोटे ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है तो फिश जो एक्वाटिक एनिमल जो है अमोनिया निकालते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, और ये पानी में निकालते हैं। रेप्टाइल और बर्ड्स अधिकतर जो होते हैं वो यूरिक एसिड निकालते हैं, जो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म मिक्स रहता है। और ह्यूमन और बड़े मैमल्स जो हैं वो यूरिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक, तो ये ओवरऑल शॉर्ट में हम लोगों ने समझ लिया कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह का वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, यानी उनके बॉडी में एक ही जैसा वेस्ट मटेरियल नहीं बनता है। अब एक ही जैसा वेस्ट मटेरियल नहीं बन रहा है तो उनमें प्रोसेस भी जो होता है वो अलग तरह से होता है, सब में एक जैसा नहीं होता है कि एक ही तरह से होगा। बस एक कॉमन चीज़ है कि एक्सक्रीशन होता है, और एक्सक्रीशन कॉमन क्या है कि बॉडी से वेस्ट रिमूव करना है। ठीक, अब आते हैं हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। एक्सक्रीटरी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पर हम लोग आते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसा कि हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं और पहले से हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में भी, छोटे क्लास में, लोअर क्लासेस में, कि हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के सिस्टम, हमारा बॉडी एडवांस है, इसमें अलग अलग तरह के सिस्टम अलग अलग तरह के लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। ठीक है, और प्रोसेस करते हैं। तो वही हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है जो बॉडी में से लिक्विड के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। अब इसके पार्ट्स क्या क्या हैं? हमारे बॉडी के वर्टिबल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी होती है, या हमारे पेट और लीवर के जस्ट पीछे के हिस्से में कमर के पास दोनों साइड, राइट और लेफ्ट साइड में, दो बीन शेप्ड, ये जो होती हैं कैसे होती है हमारी किडनी? बीन शेप्ड। बीन जो होता है, या राजमा आप खाए होंगे, राजमा का जो सीड होता है कुछ उसी के आकार की बड़ी ये होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर की लंबाई की होती है, डार्क ब्राउन कलर की, दो किडनियाँ। ठीक है, तो बीन शेप की दो किडनी होती है और दोनों किडनी में ब्लड का सप्लाई रहता है, कनेक्शन। ठीक है, क्योंकि ब्लड का सप्लाई नहीं रहेगा तो चीज़ों का ट्रांसफ़र कैसे होगा? एनर्जी का ट्रांसफ़र या वेस्ट का ट्रांसफ़र जो होगा ब्लड से होता है, तो ब्लड का भी इसमें सप्लाई रहता है, कनेक्शन रहता है। और यहाँ पे दो तरह के आर्टरीज और वेन्स रहते हैं। ठीक, एक रीनल आर्टरी होता है, रीनल आर्टरी, और एक रीनल वेन। कौन होता है? रीनल आर्टरी और रीनल वेन, जो ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का एक्सचेंज करता है टू द किडनी से लगा हुआ है ये आर्टरी वेन, इसलिए इसके नाम में रीनल लग गया है। रीनल वर्ड जो होता है किडनी से संबंधित चीज़ों के आगे लगता है। ठीक, तो ये हमारा दो किडनी हो गया, और बीन शेप्ड होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी यानी लीवर और स्टमक के जस्ट पीछे, रीढ़ की हड्डी के पास में ही ये रहता है, थोड़ा सा कमर के ऊपर रहता है और पीछे की तरफ होता है। और ये दोनों किडनी जो है, एक तो आर्टरी और वेन से कनेक्टेड रहते हैं, उसके साथ साथ इन दोनों किडनी से दो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, स्मूथ मसल से बने हुए। इन दोनों ट्यूब को यूरेटर बोलते हैं, और यूरेटर जो है एक थैले जैसे स्ट्रक्चर से जाकर जुड़ जाता है। ठीक है, इस थैले जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये दोनों ट्यूब जाकर एक थैले जैसे स्ट्रक्चर में ओपन हो जाते हैं, और उस थैले जैसे या सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और उसके बाद उस यूरिनरी ब्लैडर जो है उसका भी एक एंडिंग होता है, वहाँ से वो ओपन हो जाता है टाइम टू टाइम, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक, तो सिंपल मैकेनिज्म क्या है कि हमारे बॉडी से ब्लड आता है, ढेर सारा ब्लड। ठीक है, डिटॉक्सिफाइड वाला ब्लड, यानी जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, बहुत सारे यूरिया है, तो वो हमारे आर्टरी और वेन्स की सहायता से आता है किडनी के पास। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि किडनी के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे मिलियंस की संख्या में, एक किडनी में 1 मिलियन, हमारे किडनी में हर एक किडनी में 1 मिलियन के आसपास, यानी 10 लाख, 1 मिलियन के आसपास क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स।
ठीक है, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, है ना। हमारे किडनी का सबसे बेसिक यूनिट, यानी सब वो अगर न रहे तो काम ही ना करें, मतलब किडनी यूजलेस है। तो हमारे किडनी का सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। और प्रत्येक किडनी में, हर एक किडनी में अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन के आसपास ये नेफ्रॉन्स होते हैं, जिसको मैंने ऐसे ही रफ डायग्राम में बनाया है, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन क्या करते हैं? ये नेफ्रॉन जो है प्यूरिफिकेशन का, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, है ना। जो भी ब्लड आएगा इम्प्योर, उसमें से सारा यूरिया और एक्स्ट्रा आयंस और बाकी चीज़ें जो हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, उसको ब्लड में से छानेंगे, उसको फिल्ट्रेट करेंगे और फिल्टर करके फिर कहाँ पास आउट कर देंगे? उसको पास आउट करेंगे यूरेटर में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि वीन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, ठीक है। तो वीन्स जो है इम्प्योर ब्लड लाएगा, इम्प्योर ब्लड आएगा, उसमें सारी इम्प्योरिटी, यूरिया और फलाना बहुत सारे आयंस वगैरह एक्स्ट्रा मात्रा में रहेंगे, वो यहाँ पर किडनी के अंदर जाएंगे, किडनी के अंदर उसका प्रोसेसिंग करने लगेंगे लाखों की संख्या में हमारे नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन जो क्या कहते हैं? फिल्टरिंग यूनिट है, वो फिल्टर करते हैं। वो फिल्टर करके जितना भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है सारा पास आउट कर देंगे, और जो यूजफुल उसमें से ब्लड बचा और लिक्विड बचा या आयंस बचा जो ज़रूरी है बॉडी के लिए, एब्जॉर्ब हो सकता है, वो वापस आर्टरी के थ्रू वापस चला जाएगा, है ना, बाकी बॉडी ऑर्गन के पास, हार्ट की सहायता से, ठीक। तो ये वेस्ट मटेरियल सारा ब्लड से फिल्टर आउट होकर नेफ्रॉन की सहायता से, जो कि हमारे किडनी के अंदर होता है, नेफ्रॉन है, ठीक है। ये नेफ्रॉन्स है। किडनी के अंदर सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन, और लाखों की संख्या में होते हैं। वो फिल्टर किए सारा वेस्ट जो है हमारा आ गया ट्यूब की सहायता से यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में। इस ट्यूब का नाम है यूरेटर, जहाँ पे आके वो थैले जैसे स्ट्रक्चर में कलेक्ट होता है पूरा लिक्विड जिसमें वेस्ट होता है, वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। ब्लैडर यानी थैला जैसा स्ट्रक्चर है, और ये एक्सपैंड हो सकता है। और उसके बाद लास्ट में इसका एंडिंग में यूरेथ्रा है। अब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो होता है या जो भी वेस्ट मटेरियल कंटेनिंग लिक्विड हमारे बॉडी का बना हुआ है वो इकट्ठा होता है, और एक पॉइंट के बाद मिक्चुरेशन आता है। मिक्चुरेशन क्या होता है? मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन का मतलब होता है विल टू यूरिनेट, है ना। यानी पेशाब करने का मतलब सिग्नल आ जाए कि आपको लगा है यूरिन करना है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यूरिनरी ब्लैडर में एक पार्टिकुलर अमाउंट तक यूरिन इकट्ठा होता है, उसके बाद हमारा मतलब ब्रेन से सिग्नल आने लगता है कि यूरिनरी ब्लैडर में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल लिक्विड के फॉर्म में कलेक्ट है, उसको रिमूव करना है। तो फिर हमको मिक्चुरेशन करना पड़ता है, यानी यूरिनेट करना पड़ता है, यूरिन बॉडी के बाहर निकालना पड़ता है, जो किसके थ्रू निकलता है? यूरेथ्रा के थ्रू। तो ये सारा प्रोसीजर है, इस तरह से वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। क्लियर है? तो ये अभी तो ओवरऑल ओवरव्यू है। ओवरव्यू यानी ऊपर ऊपर से हम लोग समझ रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाएंगे किडनी के अंदर कि जो नेफ्रॉन्स है वो क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका थोड़ा सा फंक्शन हम लोग समझेंगे। बाकी डिटेल फंक्शन आप लोग हायर क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो ये अभी एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि रीनल आर्टरी, रीनल वेन जो है ब्लड लाते हैं या ब्लड को एक्सचेंज करने के लिए हमारे आर्टरी से, सॉरी, हमारे किडनी से जुड़े होते हैं, ठीक है। हमारा लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड दोनों साइड किडनी है। किडनी के अंदर ढेर सारे लाखों की संख्या में नेफ्रॉन है, और उनको क्या बोलते हैं? फिल्टरिंग यूनिट, क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो कुछ फिल्टर नहीं हो पाएगा, ठीक। अब रीनल वेन जो है वो गंदा ब्लड लाएगा, यानी इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी है, किडनी को देगा, किडनी फिल्टर करेगा, फिल्टर करके जो गंदगी है उसको यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफ़र कर देगा, और जो वापस उसके फिल्टर होने के बाद जो बचा कुचा लिक्विड है या ब्लड है जो प्योरीफाइड है वो रीनल आर्टरी के थ्रू वापस बॉडी में चला जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर में फिर इकट्ठा होगा यूरिन। एक पार्टिकुलर अमाउंट तक इकट्ठा होने के बाद फिर क्या होगा कि एक विल आएगा, मतलब मन करेगा कि यूरिनेट कर लें। वो कहाँ से आता है? ब्रेन के सिग्नल से, कि क्योंकि वेस्ट हमारा ज़्यादा मतलब इसमें इकट्ठा हो जाता है। और जनरली बोला जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 500 ml, आधा लीटर
500 ml के आसपास अगर यूरिन इकट्ठा हो गया तो उसको रोक पाना मुश्किल है, बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। उसको रोकेंगे तो बहुत सारी बीमारी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस समय मैक्सिमम कैपेसिटी में यूरिनरी ब्लैडर जो है फूल जाता है, उसमें भर जाता है पूरा यूरिन। और 100-200 ml होने पर ही हमको लगता है कि यूरिनेट करना है, यानी पेशाब करना है, ठीक है। और इसीलिए टाइम टू टाइम यूरिनेट करते रहना चाहिए। जैसे ही आपको लगे, जैसे ही ब्रेन से सिग्नल आता है तो उस समय करना चाहिए। ये नहीं कि उसको अवॉइड करके कंट्रोल किया रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा देर तक हमारे बॉडी में वेस्ट रहेगा उतना ही हार्मफुल हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यू के लिए होगा, ठीक है। तो यूरेथ्रा से ये यूरिन बाहर हो जाता है। जो यूरिनेट करने का प्रोसेस है उसी को मिक्चुरेशन बोलते हैं। मिक्चुरेशन इन द प्रोसेस ऑफ टू रिमूव द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और टू यूरिनेट द वेस्ट मटेरियल, ठीक है। यूरिनेट करना यानी पेशाब करना, ठीक। तो ये हो गया ओवरव्यू। अब थोड़ा सा नेफ्रॉन के अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब नेफ्रॉन को देखते हैं। अभी तो किडनी वगैरह कुछ देखें, चलिए। तो किडनी का ओवरव्यू तो हम लोग पहले से समझ रहे हैं, और बहुत ही सिंप्लीफाइड इसका पिक्चर भी रहता है, जिसको बनाने में भी आपको समस्या नहीं होगी और समझने में भी नहीं। अब थोड़ा सा एक नया पॉइंट आया है हल्का सा नेफ्रॉन का, वो समझना है। चलिए, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये एक रफ डायग्राम है, इसी तरह से आप लोग मतलब एग्जाम में भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसको डेकोरेट करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा इसको लेंथी बनाना पड़ेगा। इसको जल्दी जल्दी बना देते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें थोड़ा और डिटेलिंग करना है, थोड़ा और डिटेलिंग करना है। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब ये क्या है बताता हूँ मैं भी। और ओके, तो कुछ इस तरह का एक नेफ्रॉन दिखता है ना। ये एक रफ डायग्राम है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या है? फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी, यानी हमारे जो किडनी है उसका सबसे बेसिक यूनिट है, और यही सारी चीज़ों को फिल्टर आउट करता है, सारे वेस्ट को फिल्टर आउट करता है। अब नेफ्रॉन में अगर आप देखें तो एक कप जैसा स्ट्रक्चर है स्टार्टिंग में, कप जैसा लग रहा है, कप नहीं है। और उससे फिर टेढ़े मेढ़े ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना है, जो ऐसे नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा कर्व हो रहा है, फिर एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है ना। ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बोमैन कैप्सूल। बोमैन
वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इसको जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसको वोमेन कैप्सूल बोलते हैं। इसके अंदर जो मैंने ऐसे जाल जैसा बनाया है ये क्या है, कैपिलरीज। ढेर सारे ब्लड की सप्लाई आती है यहाँ पर और एक जाल जैसी बनी रहती है, नेटवर्क जैसी, उसको कैपिलरीज डक्ट बोल सकते हैं, कैपिलरीज बोलेंगे। ठीक है, यानी बहुत सारा कैपिलरीज नेटवर्क बोल सकते हैं। ठीक है, ढेर सारी कैपिलरी यहाँ पे अवेलेबल रहती है, बहुत सारा ब्लड सप्लाई करती हैं। उसके बाद मैंने दो ट्यूब जैसे बनाए हैं स्ट्रक्चर। ये ट्यूब जैसे जो स्ट्रक्चर है ये हमारा है रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी ये हमारा रीनल आर्टरी है। ये कप जैसा स्ट्रक्चर जो है वोमेन कैप्सूल है और इसके अंदर बहुत सारा ब्लड सप्लाई होता है और पूरा एक नेटवर्क बना रहता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट नेटवर्क जिसको कैपिलरी का नेटवर्क बोलते हैं। उसके बाद ये ट्यूब्यूल है। ठीक है, ये ट्यूब्यूल है और ये नीचे जा रहा है ट्यूब्यूल, ये ऊपर जा रहा है ट्यूब्यूल। हायर क्लास में आप जाएंगे तो इसका नाम पढ़ेंगे लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले इसको बोलते हैं। जो नेफ्रॉन के लोअर पार्ट का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कुछ यू शेप बनाता है, यू शेप जैसा लगता है, उसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। और ये डिसेंडिंग लूप है यानी नीचे जाने वाला लूप है और ये असेंडिंग लूप है, ये ऊपर जाने वाला लूप है। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ट्यूब है, डिसेंडिंग ट्यूब। यहाँ से सारा फिल्टर वगैरह जो होगा मटेरियल वो नीचे की तरफ जाएगा और नीचे की जाकर कर्व होकर फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमारा असेंडिंग लूप है, असेंडिंग लूप या ट्यूब बोल सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्या है हमारा, ये जो कर्व है इसको बोलते हैं, या ये जो कर्व इससे जुड़ा है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीटी। अब सीटी क्या है, ये सीटी क्या है, सीटी मतलब होता है कलेक्टिंग ट्यूब। सीटी का मतलब होता है कलेक्टिंग ट्यूब, कलेक्टिंग टिब्यूल्स भी बोलते हैं, यानी ढेर सारे ट्यूब है ना, बहुत सारी ब्रांचिंग है तो टिब्यूल्स बोलते हैं। ठीक, तो ये ओवरऑल एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है कप शेप के स्ट्रक्चर से जिसको वोमेन कैप्सूल बोलते हैं। वो कप शेप जैसा स्ट्रक्चर ट्यूब जैसा काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, आगे बढ़ता है वो फिर यू शेप का आकार ले लेता है। ठीक है, यू शेप के आकार में जो नीचे की तरफ जा रहा है इसका ट्यूब यहाँ से निकला हुआ उसको डिसेंडिंग ट्यूब बोलते हैं। और जब अगली तरफ मुड़कर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है उसको असेंडिंग ट्यूब बोलते हैं। और इन दोनों ही यू आकार का जो शेप बना रहे हैं ट्यूब उसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। लूप ऑफ हेनले एक लूप बना रहा है। ठीक, उसके आगे जो ट्यूब है उसके आगे के ट्यूब को क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग टिब्यूल्स या कलेक्टिंग ट्यूब। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुछ ये बनाया, इसका ये जो है इस ट्यूब के आसपास, दोनों ट्यूब के आसपास रीनल वेन रहता है, रीनल वेन्स। ठीक है, यानी हर जगह ब्लड का सप्लाई कनेक्टेड है, कहीं से ऐसा नहीं है कि ब्लड का सप्लाई ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ रीनल वेन है ट्यूब के आसपास और ऊपर जो है रीनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है। यहाँ पे कैपिलरी ढेर सारी हैं, ये वोमेन कैप्सूल हो गया। फिर ये हमारा लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले का ये पहला हिस्सा है, डिसेंडिंग ट्यूब। यहाँ से चीज़ें नीचे की ओर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं और फिर यहाँ से चीज़ें ऊपर जा रही हैं, तो असेंडिंग ट्यूब है। और उसके आगे जो ट्यूब बड़े ब्रांचिंग से जुड़ गया है वो हमारा है कलेक्टिंग ट्यूब, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक जो नेफ्रॉन, कई सारे एक हमारे किडनी में लगभग 10 नेफ्रॉन होते हैं। तो एक के फंक्शन हम लोग समझेंगे कि ओवरऑल होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ से रीनल आर्टरी से और बाकी चीज़ों से ब्लड आता है ना। ज़रूरी नहीं कि रीनल वेन से ही इम्प्योरिटी आए। यहाँ वेन
रीनल वीन मतलब वीन या आर्टरी हम लोग जब पढ़ते हैं तो मोस्टली वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में पढ़ते हैं कि वीन हमेशा CO2 वाला ब्लड सप्लाई करता है और आर्टरी हमारा O2 वाला, है ना। लेकिन यहाँ बात हो रही है और कंपाउंड की, नाइट्रोजनस वेस्ट की। कौन कौन से वेस्ट की? यूरिया और एक्स्ट्रा आयन्स हो गए, ठीक है। तो ये यूरिया जो है, यूरिया वगैरह जो है, ये तो लिक्विड फॉर्म में है, तो ये सभी तरह के ब्लड में रहेगा। ऐसा नहीं कि वीन्स में रहेगा और उसमें नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ से रीनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है, ठीक, और उसमें बहुत सारा क्या है, वेस्ट है, बहुत सारा यूरिया, आयन और बहुत और सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वो वेस्ट यहाँ पे आया, कैपिलरीज के जाल में मिक्स हो गया, ठीक है। और ये वोमन कैप्सूल है, इसमें से होते हुए, इस ट्यूब से होते हुए वो वेस्ट वाला जो लिक्विड है हमारा ब्लड है इधर आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे उसमें से चीज़ें फिल्टर आउट होती जा रही हैं। इतना जो ट्विस्ट है, टर्न है, उसका यही अर्थ है कि वहाँ पे फिल्ट्रेशन होते जा रहा है। उसके आगे जब ये लूप ऑफ हेलने में आता है ऐसे यू आकार वाले ट्यूब में, तब क्या होता है कि जैसे जैसे नीचे जाता है, इसमें से सारे जो आयन्स होते हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, हमारे इम्प्योर ब्लड में से जितने भी आयन्स हैं और जितने भी और ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारे एब्जॉर्ब होते जाती हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्ब हो गई सारी जितने भी, मतलब इम्प्योर ब्लड में से भी जितना ज़रूरत है बाद में बॉडी को, वो सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद बचा हुआ जो लिक्विड बचेगा वो जाएगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में कलेक्ट हो जाएगा और इस तरह से सारे जो है नेफ्रॉन लाखों की संख्या में काम करके ढेर सारा लिक्विड इकट्ठा करेंगे। और वो लिक्विड फिर हमारा किस में आता है? हमारा आता है यूरेटर में, और यूरेटर से किस में आता है? यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से सीधे मतलब यूरिनरी ब्लैडर में आता है, फिर यूरेथ्रा से निकल जाता है। तो ये सारा प्रोसेस यही समझाया गया है। क्लियर? एक बार फिर समझा रहा हूँ। रीनल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड का मतलब यूरिया और बहुत सारे नाइट्रोजन कंपाउंड है जो हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, वो सारा आया। यहाँ पे कैपिलरीज का जो नेटवर्क बना है, जाल बना है, उसमें मिक्स हो गया। फिर उसके आगे बढ़ा, इसके ट्यूब से आगे बढ़ा हमारे नेफ्रॉन के ट्यूब से। अब ट्यूब से जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसमें से क्या हो रहा है? चीज़ों का सेपरेशन हो रहा है। यानी यूजफुल चीज़ें अभी भी जो कुछ बची हुई हैं वो इसके सरफेस के थ्रू, इस ट्यूब के सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब होती जा रही हैं, है ना, और वेन्स में मिलती जा रही हैं, ब्लड के सप्लाई में मिक्स होकर वापस चली जा रही हैं। और जितना इम्प्योर ब्लड है वो आगे बढ़ता जा रहा है, इम्प्योर लिक्विड जो ब्लड का है आगे जाएगा तो उसमें से और